क्लास 10 कंप्यूटर एप्लीकेशन सैंपल क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। फॉर्म अ CSS कोड विद इन दी हेड फॉर दी फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस। CSS का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये आपके HTML पेज में स्टाइलिंग देने के लिए होती है। बैकग्राउंड कलर देना है आपको ब्लू, और फॉर द पैराग्राफ फॉन्ट फैमिली इज डोटम, यानी बैकग्राउंड कलर रहेगा ब्लू। पैराग्राफ में जो फॉन्ट होगा, जिस तरीके से अक्षर बनेंगे, वो होगा डोटम। और जो टेक्स्ट होगा, कलर ऑफ द टेक्स्ट इज रेड। कलर ऑफ द टेक्स्ट, जो इसमें टेक्स्ट लिखा जाएगा उसका कलर होगा लाल, रेड। हेडिंग शुड बी इन ब्लैक कलर, हेडिंग आपकी ब्लैक कलर में होगी। तो यहां देखिएगा, ये हेड हमने शुरू किया, हेड को हमने एंड किया। कैस्केडिंग स्टाइल शीट को हम इन भी कर सकते हैं, यानी कि इंडेक्स भी कर सकते हैं, HTML के पेज में ही लिख दीजिए, या फिर आप इसको बाहर एक CSS बना दीजिए पूरे आपके वेबसाइट के लिए, और फिर उसको इसमें कॉल कर लीजिए। दोनों ही तरीके हैं। यहां हेड के अंदर लिखा गया है, स्टाइल से शुरू किया हमने और स्टाइल से इसको एंड किया। उसके अंदर हमने बॉडी दिया और बॉडी के साथ कहा बैकग्राउंड कलर ब्लू, क्योंकि बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू किया। बैकग्राउंड कलर और कोलन लगा के ब्लू और सेमीकोलन लगा दिया। फिर आया पी पे। ये पी क्या कहता है? पैराग्राफ। कलर हो गया इसका रेड, कलर कोलन रेड। और फॉन्ट फैमिली, क्योंकि ये दोनों इस पैराग्राफ के बारे में ही बात हो रही है, इसका आपका फॉन्ट फैमिली भी है डोटम। कलर क्या होगा इसका? कलर ऑफ द टेक्स्ट इज रेड। तो रेड यहां पर हो गया, इस जगह पे कलर रेड और फॉन्ट फैमिली हो गया डोटम। सेमीकोलन करके इसका ब्रेसेस बंद कर दीजिए। ये हो गया खत्म। अब आइए हेडिंग पर। इन्होंने कहा हेडिंग शुड बी इन ब्लैक कलर। H1 लाइए, ब्रेसेस में आप कलर कोलन ब्लैक दीजिए, सेमीकोलन करके बंद कर दीजिए। ये सारी चीजें इसमें व्यवस्थित हो गई। Write the HTML code to do the following: to display the horizontal line of green color. तो HTML कोड अगर आपको डिस्प्ले करना है एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ग्रीन कलर में, तो आप HR लिखेंगे यहां पर, और यहां पर लिखेंगे कलर इक्वल्स ग्रीन। टू क्रिएट अ हाइपरलिंक ऑन द वर्ड, क्लिक टू एन इमेज नेम testimage.jpg। आपको हाइपरलिंक बनाना है, वो होता है एंकर टैग से। तो स्लैश देके जो ए लिखते हैं, ये एंकर टैग के लिए हो रहा है। यहां पर आप href जो दे रहे हैं वो है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, और यहां पर आप या तो पाथ देते हैं, और जहां पर वेब पेज है अगर वहीं पे इमेज रखी हुई है तो आप सीधा इमेज का नाम दे देते हैं, जैसे यहां पर दिया हुआ है। और इसके बाद इसको बंद करते हैं, और जैसे यहाँ पाथ में बता दूं, जो भी पाथ होगा यहाँ लिखेंगे और इसको बंद करेंगे। तो जब बंद कर देंगे तो यहाँ पर जो भी होगा, जो भी चीज आप लिखते हैं, वो केवल दिखाई देगी किस पे? आपके वेब पेज पे केवल ये क्लिक दिखाई देगा, और ये सब चीजें नहीं दिखाई देगी। लेकिन वो क्लिक जो होगा वो क्लिकेबल फॉर्म में होगा, कि उस पर आप जाके क्लिक कर सकते हैं, और जैसे आप क्लिक करेंगे ये इमेज खुल जाएगी। ये जो क्लिक है यहाँ लिखा गया है। फिर एंकर टैग को हम बंद कर देंगे। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग HTML कोड। HTML कोड का हमें आउटपुट लिखना है। HTML हमने यहां से शुरू किया, और क्या हो रहा है पहले मैं आपको इसका आउटपुट बता दूं, ताकि यहां से समझ भी जाए आपकी क्या क्या हो रहा है। हमने क्या किया? HTML शुरू किया, HTML एंड किया, ठीक। हेड में आए, हेड बंद कर दिया, हेड खोला, हेड बंद कर दिया। टाइटल में आए, टाइटल बंद कर दिया। टेबल, तो टाइटल मतलब ये होता है कि ये जो वेब पेज होगा जिसके अंदर ये चीज दिखाई दे रही है, ये जो वेब पेज होगा, मान लीजिए वेब पेज है पूरा यहां से, तो इसका जो टाइटल होगा उसमें टेबल लिखा होगा। जैसे अगर ये पूरी स्क्रीन एक वेब पेज है, तो यहां पर जो नाम लिखा होगा ना, उसे हम कहते हैं ये टाइटल, तो टेबल वहां लिखा होगा। अब बॉडी शुरू कर रहे हैं आप, बॉडी एंड कर रहे हैं। HTML शुरू किया, HTML एंड कर दिया। बॉडी के अंदर आया, आपने कहा टेबल बॉर्डर इक्वल्स 1। ये टेबल है, इसका जो बॉर्डर है, ऐसे करके बताता हूं। ये जो बॉर्डर देख रहे हैं आप, ये जो लेंथ है ना, जैसे अगर मैं इसको यूं बनाऊं तो ये एक लाइन हुई, लेकिन मुझे बॉर्डर बनाना है तो मैं इसको इस तरीके से बना दूंगा। ये जो देख रहे हैं ना, ये जो चीज है, ये बॉर्डर है। तो बॉर्डर को 1 दे दिया। उसके बाद आप गए, जब टेबल शुरू करते हैं तो यहां पर होता है TR मतलब होता है टेबल रो। एक टेबल में ये जो होंगी ये रोज होंगी, ये एक रो, ये 2 रो, ये 3 रो, तो रोज बनेगी। तो आपको यहां पर क्या है? एक टेबल रो, फिर उसके अंदर एक टेबल रो बनाया आपने, उसके अंदर आपने कितनी टेबल रो है? टेबल रो 1, टेबल रो 2, टेबल रो 3, टेबल रो, टेबल रो। अब इस यहां से हमने टेबल शुरू किया, टेबल एंड कर दिया, लेकिन टेबल रो के अंदर TH है अलाइन इक्वल टू सेंटर। इसका मतलब है टेबल का जो हेडर होगा वो सेंटरली अलाइन होगा, मतलब जो भी इसमें कंटेंट लिखे जाएंगे, ये टेबल की हेडिंग है, टेबल की हेडिंग है, वो सेंटर में आएगी। यानी कि अगर आपके पास इस तरीके से जगह है तो टेक्स्ट यहां भी लिखा है, जैसे मैं T लिखना चाहता हूं तो T यहां भी लिख सकता हूं, यहां भी लिख सकता हूं, यहां भी लिख सकता हूं।
जब हम सेंटर कहेंगे तो बीच में लिख के आएगा, तो आप देखें यहाँ बीच में लिखा आ रहा है, बीच में टेबल हेडिंग। उसके बाद आपने कहा कि रो स्पैन 3। रो स्पैन का मतलब होता है रो कितनी स्पैन करेगी, पहले वाले की बात हो रही है, तो इसकी रो कितनी, जो पहला वाला कंटेंट है, पहली वाली जो चीज है, ये कितने रो जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर 3 रोज है, तो पहला वाला जो है 3 रो तक जाएगा, तो 1 2 3, यानी कि ये पूरी जगह, इतनी पूरी जगह इसको मिलेगी। तो 1 यहां पर 0 0 1 0 ओ 1 ही लिख दिया गया, क्योंकि रो स्पैन मतलब होता है कि रो को कितना स्पैन करेगा। तो इसको अगर इस तीनों को मैं मिला लूं, मर्ज कर लूं, तो कितना बनेगा, इस तरीके से बनेगा। आगे क्या आ रहा है हमें नहीं पता, लेकिन ये पूरी 3 रो, इसको डॉटेड से समझिए, ये तीनों रो 1 को मिल गई। फिर 1 लिखा, टीएच, ये 1 लिख के आ गया। टीएच मतलब टेबल हेडर बंद हो गया, ये टेबल हेडर है, ये हेडर की तरह दिखाई देगा, अपने आप बोल्ड हो जाएगा ये। उसके बाद आप टीएच पे आएंगे, दूसरे टीएच पे। टीएच क्या कह रहा है, दूसरा टेबल हेड है, और उसमें TWO2, ठीक, इसमें तो कुछ नहीं करना है, यहां पर कुछ भी नहीं हो रहा है, 2 और उसका TH 3। तो यहां पर इस पहला वाला जो है, जैसे मान लीजिए पहला वाला जो है उसको तो ये पूरी जगह मिल गई, दूसरे वाले के लिए हमने कोई रो स्पैन दिया नहीं, तो इसको केवल ये वाली ऊपर वाली जगह मिलेगी इतनी, और फिर उसके बाद जो 3 है उसको भी इतनी जगह मिलेगी। तो इसको तो पूरे 3 रोज मिल गए। देखिए अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं, तो 1 को तो पूरी तीनों रो मिल गई, लेकिन जैसे ही हम आगे आए 2 के लिए, हमने कुछ भी नहीं लिखा इसके आगे, इसके ना तो रो स्पैन है ना कॉल स्पैन है, तो यहाँ पर हमने 2 पूरा आ गया, और 3 भी यहाँ पर लिख दिया जाएगा, क्योंकि हेडिंग है इसलिए मोटे हेडिंग की तरह दिखाई देगा। उसके बाद आप टीआर पे आए, नेक्स्ट वाले, अब आ गया टेबल रो पे, क्योंकि एक टेबल रो खत्म हो चुकी है, लेकिन इस पहले वाले को हमने तीनों जगह दी। अब हम दूसरे टेबल पे रो पे आ गए, तो इसकी बात हो रही है अभी, टेबल रो पे आए। उसके बाद आपने कहा टीडी, अच्छा ये तो जगह भरी गई है, यहां तो हो नहीं सकता कुछ, क्योंकि 1 को तीनों स्पैन दे दिए थे, तो यहां तो कुछ नहीं हो सकता। अब यहां से शुरू होगा, अब टेबल रो, इसमें टीडी देखिए, टेबल रो के अंदर आपका जो टीडी आता है, और टीडी कहते हैं टेबल डेटा। तो पहले रो पे आए टीडीआर, फिर आपको टेबल डेटा देना होगा कि इस टेबल रो में आप डेटा कौन सा देना चाहते हैं। तो टीडी आपने कहा रोज, तो जैसे आप यहां पर आए सेकंड वाले में इधर पे, तो रोज ROSE, फिर आपने टीडी बंद कर दिया, फिर टीडी खोला और लिली लिख दिया, यानी कि जब रोज खत्म हो गया तो टेबल डेटा बंद हो गया। फिर टेबल डेटा फिर खोला, यहाँ पर लिली लिखा, टेबल डेटा बंद कर दिया, और उसका टेबल रो भी बंद किया। मतलब अब इस टेबल रो की बात खत्म हो गई, पहले आया रोज, टेबल रो खोला, टेबल डेटा, फिर टेबल रो बंद कर दिया। अब तीसरे पे आइए, ये वाली लाइन पे आइए, पहला तो भरा ही हुआ है, यहाँ तो आएगा नहीं कुछ भी। उसके बाद टेबल टीडी अलाइन सेंटर, टेबल डेटा अलाइन सेंटर करते हैं वो, मतलब अब नॉर्मली क्या होता है कि लेफ्ट अलाइन होके आता है, रोज और लिली जो होगा लेफ्ट अलाइन होके आएगा, लेकिन यहाँ पर हमने टीडी दे दिया अलाइन सेंटर, तो यहाँ पर ये सेंटर में आएगा, पेंसी जो है वो सेंटर में आएगा। इसी तरीके से अब अलाइन सेंटर, यहाँ पर भी आपने कह दिया सेंटर। कॉल स्पैन इक्वल टू, आपने कहा पेंसी तो ठीक है इतना, कॉल स्पैन इक्वल्स टू 2, दहलिया। कॉल स्पैन का मतलब क्या होता है, कॉल स्पैन का मतलब ये होगा कि ये 2 कॉलम अपने में खींचेगा, 2 कॉलम, यानी कि ये अगर रो ये है तो कॉलम ये है, ये कॉलम है, इसको 2 कॉलम मिलने चाहिए, तो ये अपनी 2 कॉलम ले लेगा, यहां पर ऐसे 1 कॉलम और लेगा ये, तो ये 1 कॉलम एक्स्ट्रा लेगा। पेंसी अपना एक ही कॉलम पार्ट ले रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां आप कॉल स्पैन में आएंगे, कॉल स्पैन ये 2 लेगा, जैसे मान लीजिए ये 1 है तो यहां 1 और लेगा ये, इस तरीके से यहां पर पूरा लेगा ये, और दहिला बंद होगा, टेबल बंद होगा, और बॉडी HTML। इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि जैसे कॉलम स्पैन में 1 ने इस तीनों को लिया है, दहलिया जो है वो इसको ऐसे बढ़ा दीजिए, यहां पर ये पूरा DHLIA पूरा लिख दीजिए, यहां पर मैं लिख भी देता हूं, DAHLIA, 2 कॉलम पे जाएगा ये, जैसे ये हमने रो स्पैन किया, कॉलम स्पैन पे जाएगा। तो थोड़ा इसमें फिगर को थोड़ा सा आप एंटिसिपेट करिएगा, मतलब इमेजिन करिएगा कैसा बनेगा। ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड राइट द HTML कोड टू जनरेट इट। तो जो हमने अभी किया है उसको उल्टा करते हैं, कैसे? सबसे पहले हमने क्या किया, HTML लिखेंगे, HTML लाइन कर देंगे, फिर हेड खोला, हेड बंद किया, टाइटल खोला, टाइटल बंद किया। इसका टाइटल जो होगा वो टेबल है, क्योंकि अभी मैं यहाँ पूरा नहीं दिखा पा रहा हूँ, इसके ऊपर टेबल लिखा है, मतलब इस पूरे का जो जहां पर ये वेब पेज बनेगा, ये वेब पेज का एक पार्ट है, वेब पेज के ऊपर उसके टाइटल में हेड टेबल लिखा होगा। अब बॉडी पे आइए, बॉडी शुरू किया आपने और बॉडी बंद किया, यहाँ पर टेबल बॉर्डर 1, इसका बॉर्डर आप देख रहे हैं, ये एक लाइन नहीं है, यहाँ पर 2 लाइनें देख रहे हैं हर जगह, वो टेबल बॉर्डर है, टेबल बॉर्डर 1 दे दिया। अब नहीं चाहिए, TR टेबल रो शुरू किया आपने, TH है अलाइन सेंटर, तो यहाँ पर ये सेंटर में दिख रहा है, इसलिए आपने कहा TH टेबल हेड। अब हम केवल इसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ये हेडर की बात, जो टेबल की हेडर है, यानी आप जैसे यहाँ पर लिख दीजिए
नेम, एज, सेक्स। ठीक, ये लिखते हैं ना। उसके बाद यहाँ 50 नाम आ सकते हैं, 50 एज आ सकती है, 1 2 3 ऐसे करके। तो ये जो सबसे ऊपर होता है इसको हम हेडर कहते हैं, वो हमेशा बोल्ड में आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आए टीएच पे। तो टीएच में हमने कहा अलाइन इक्वल सेंटर, ये अलाइन सेंटर हो गया। अब इसने 2 रोज खींची है, यानी कि अब यहाँ पर देखिए एक रो का साइज कितना है नॉर्मल, और इसमें साइज कितना है, ये इसका साइज और इनका साइज डबल है, इसका साइज और इसका साइज अगर मैं इसको आधा करूं तभी इसके बराबर होगा। तो रो स्पैन खींची गई है 2, मतलब ये 2 रो ले जाएगा, 2 रो। कौन सा, ये वाला सीरियल नंबर। सीरियल नंबर ने 2 रो लिए। यहाँ पर आप देखें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा है, यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ लिखा है, इंग्लिश हिंदी यहाँ लिखा हुआ है, ये 2 रो में है और इतनी ही जगह ले रहा है। आगे बढ़ाता हूं मैं, इन 2 रो के जगह ले रहा सीरियल नंबर, इसलिए ये 2 रो स्पैन हो गया। ओके, सीरियल नंबर लिख दिया, टेबल हेडिंग बंद कर दी। उसके बाद फिर टीडी शुरू किया, टीडी क्योंकि आपको नेक्स्ट टीडी शुरू करनी है। अब रो स्पैन 2, अब सीरियल नंबर है, क्लास को भी 2 रोज देनी है, तो क्लास जो है इसको भी 2 रो देनी है। तो आपने यहाँ पर 2 दे दिया, ये 2, एक रो ये लिया इसने, एक रो ये लिया। तो यहाँ पर ये भी जिस तरीके से रो स्पैन इसका ये था, इसका भी रो स्पैन 2 होगा। फिर इसके अंदर क्लास लिख दी। अब इसमें आइए टीएच, टेबल हेडर, कॉल स्पैन है इसका 3, हमको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो यहाँ पर है, इसकी जगह देखिए इसने कितने कॉलम लिए, 1 2 3, 1 2 3 कॉलम लिए ना, तब पूरे में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन तीनों कॉलम्स के लिए 1 2 3। तो हमने क्या किया, कॉल स्पैन को 3 किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा, टीएच बंद कर दिया, टीआर भी बंद कर दिया, ये पहली रो खत्म हो गई। ओके, अब आइए टीआर पे, अगला टीआर शुरू होगा। इस अब अगला जो टीआर शुरू होगा, देखिए हमने क्या किया, ये सीआर क्लास लिख दी, सीरियल नंबर लिख दिया, क्लास लिख दिया। ये दोनों जो है ना, इन्होंने 2 रो ले ली है। अब यहां पर भी हमने क्या किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर दिया। अब जो अगला बनेगा ना, क्योंकि इसने रो ले ली, तो जब हम नेक्स्ट वाले रो पे आएंगे तो ये तो भर गई है, इन्होंने ले लिया, यहां से शुरू होगा। जैसे मैं टीआर शुरू करूंगा, टीडी इंग्लिश लिखूंगा तो ये यहां लिखा जाएगा, इस जगह पे इंग्लिश। फिर टीडी शुरू करूंगा हिंदी, तो यहां पर हिंदी आ जाएगा, इसके लिए कुछ नहीं दिया तो एक एक कॉलम ले लेंगे। फिर टीडी रीजनल, तो यहां पर ये रीजनल आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब आइए ये ऊपर वाला खत्म हो गया, नेक्स्ट पे आ रहे हैं हम। अब टीआर, टेबल जो रो है यहां से शुरू हुई, अंग अलाइन सेंटर, तो सेंटर में अलाइन हो रहा है यहाँ पर, ये देखिए। और टीडी अलाइन सेंटर, और यहाँ पर आपने कहा 1, कुछ इसमें स्पैन वगैरह कुछ नहीं दिया, जितना है जो है उसके नीचे आ जाएगा, अपने आप ही वो इतने के नीचे आएगा। फिर उसके बाद अगला होगा टीडी अलाइन सेंटर एक्स, तो यहाँ पर एक्स ए हो गया, एक्स ए। टीडी टेबल शुरू किया, 35 लिख दिया, तो अपने आप इसके नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इंग्लिश है। यहाँ पर जैसे ये बनेगा, दूसरा जो 35 है उसके नीचे आ जाएगा, 35। फिर नेक्स्ट वाला 10 6, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। 10 टीडी खोला, टीडी बंद किया, फिर टेबल रो शुरू किया। टेबल रो शुरू करने के बाद अब जैसे टेबल रो शुरू करेंगे, अब इस टेबल की बात हो गई है, ये टेबल रो बंद हो गया। अब टेबल रो शुरू किया, इसके साथ टीडी लिखना शुरू किया, टीडी 2 लिखा, टीडी एक्स भी लिखा, टीडी 31 लिखा, टीडी 50 लिखा, टीडी 4 लिखा। यहाँ पर टीडी खोल के बंद करके ये सारे मेम्बरान लिख दिए, और जहां ये 4 के बाद बंद कर दिया, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन, एक ब्लॉक है फॉरएवर और एक ब्लॉक है रिपीट, फॉरएवर और रिपीट। तो फॉरएवर मतलब क्या है, अब जैसे आप कहेंगे कि सन विल शाइन फॉरएवर, हमेशा रहेगा, तो ये बार बार चलता रहेगा। फॉरएवर मतलब यही समझ लीजिए। रिपीट, ये भी बार बार रिपीट हो सकती है चीजें, फॉरएवर जैसा ही है, लेकिन क्योंकि यहाँ संख्या है, इसका मतलब ये कितने बार चलेगा, इसकी संख्या क्लियर दी गई है। तो जो जिस भी फॉरएवर के अंदर जो भी हम इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, वो एग्जीक्यूट होते रहेंगे, चलते रहेंगे जब तक प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, या आपने इसको बंद नहीं किया, या अपने आप फोर्सफुली इसमें स्टॉप बटन अगर कुछ होगा दबाया नहीं, तो ये चलता रहेगा, जिसे कहते हैं इनफाइनाइट लूप, चलता ही रहेगा। और जहां रिपीट की बात करेंगे, ये क्योंकि रिपीट 10 लिखा गया है, तो ये इंस्ट्रक्शन जो लिखा गया होगा वो बार बार रिपीट करेगा, लेकिन 10 बार रिपीट करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने यहां फॉरएवर लिखा और यहां लिखा प्रिंट, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं, प्रिंट लिखा, आपका नाम मान लीजिए अमित है, तो ये फॉरएवर चलता रहेगा। अमित, जैसे आप प्रोग्राम चलाएंगे, अमित प्रिंट होता रहेगा, चलता रहेगा, कभी नहीं रुकेगा ये, जब तक आप इसको अपने आप नहीं रोकेंगे, कंट्रोल C या कंट्रोल Z करके, या फिर प्रोग्राम में आपने कुछ ऐसा दिया, जैसे यहाँ पर स्टॉप बटन के बारे में बताया गया। रिपीट का मतलब ये है कि अगर हम इसी चीज को मैं हटा देता हूं और इसकी जगह मैं रिपीट लिख देता हूं, और यहाँ पर लिखा 10, तो रिपीट 10 का मतलब ये प्रिंट जो है वो 10 बार होगा, 1 से लेकर 10 बार। ये अगर गिनती करेंगे, अगर 10 की गिनती करेंगे, तो हमें 10 बार प्रिंट होगा बस। डिफरेंशिएट बिटवीन इफ देन एल्स, इस ब्लॉक में हमको बताना है। इसको जरा अगर आप अंग्रेजी में समझें इस भाषा को,
तो इसका मतलब ये इफ, यदि कुछ आपने लिखा है इसके अंदर, अगर ये होगा तब, देन मतलब होता है तब, यदि ये तब ये। इसको मैं ऐसे कहूं कि इफ, यदि, अगर बरसात होगी, इफ इट रेन्स, देन आई विल टेक अम्ब्रेला। ओके, यदि रेन होगी तब मैं अम्ब्रेला लूंगा। यदि रेन नहीं होगी, अगर कहा कि यदि रेन नहीं होगी तब देन में जाने की जरूरत नहीं है। यहां पर किसका मतलब है कि यदि, इफ देन एल्स, यदि रेन होगी तो मैं अम्ब्रेला लूंगा, अन्यथा आई विल नॉट टेक अम्ब्रेला। समझ गया आप? यदि बरसात होगी तब मैं अम्ब्रेला लूंगा, नहीं तो, एल्स मतलब नहीं तो, आई विल नॉट टेक अम्ब्रेला। तो जो इंस्ट्रक्शन ब्लॉक्स इस इफ में आते हैं, इफ में, वो तभी एग्जीक्यूट होंगे जब, अगर ये इफ कंडीशन के बाद अगर ट्रू होता है, इफ अगर ये ट्रू हुआ तभी आप देन में जाते हैं। लेकिन अगर ये इफ कंडीशन, अगर ये ट्रू है तब देन में चले गए आप। मान लीजिए इफ की कंडीशन फॉल्स है, अगर आपने कहा कि इफ 2 इज ग्रेटर देन 10, ये तो फॉल्स कंडीशन हो गई ना, 2 तो 10 से बड़ा नहीं होता, तब क्या होगा? अगर ये इफ 2 इज लेस देन 10, तब तो ये देन में जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन होगी 2 ग्रेटर देन 10, तो कहां जाएगा? ये नहीं जाएगा। तो कंडीशन फॉल्स होने पर यहां कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यहां पर क्या है कि अगर कंडीशन, जैसे मैंने आपको यहां भी समझाया कि यदि कंडीशन इसमें ट्रू हुई तो इफ ट्रू तो ठीक है, नहीं तो इसमें जाएगा, और नहीं तो यदि, यानी इफ देन एल्स ब्लॉक का मतलब होता है कि इंस्ट्रक्शन ब्लॉक, जैसे मैंने पहले वाले में कहा कि इफ ब्लॉक एग्जीक्यूटेड ओनली इफ द कंडीशन इज ट्रू, ये तभी होगा, फॉल्स पे कुछ नहीं होगा। लेकिन यहां पर इफ कोई कंडीशन है, अगर ये हुई तो ये, नहीं हुई, ये अगर ट्रू है तो यहां जाएगा, लेकिन यहां फॉल्स है तो ये यहां चला जाएगा। ओके, स्टडी द स्क्रिप्ट्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। And answer the questions. What will be the position, final position of the cat? Scratch mascot, एक जो बिल्ली आती है, आफ्टर रनिंग दी फॉलोइंग स्क्रिप्ट। ये अगर हम स्क्रिप्ट चलाएंगे तो पोजीशन क्या होगी, इसको ध्यान से देखिएगा कि जब क्लिक किया जाएगा तो चीजें क्लियर होंगी। उसके बाद ग्लाइड होगा 1990 पोजीशन पे, इसकी पोजीशन 1990 है। इसको 15 डिग्री टर्न किया जाएगा, यानी कि जो बिल्ली है 15 डिग्री टर्न मूव करेगी। उसके बाद ग्लाइड मतलब होता है मूवमेंट, मूव करेगी। तो ग्लाइड 5 सेकंड्स टू x0 y0। अब ये पोजीशन x0 y0, अगर मैं स्टेज बताऊं, जो स्टेज होता है स्क्रैच का, उसका जो सेंटर पोजीशन होता है वो 0 और 0 है। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? 0 0 पे आ गई जो बिल्ली है, तो इसका उत्तर है सेंटर ऑफ द स्टेज। व्हाट हैपेंस व्हेन द स्प्राइट डज नॉट टच द एज ऑफ द स्टेज? देखिए, सबसे पहले क्या होगा, क्लिक किया जाएगा, शो हो जाएगी चीज, और साइज इसका 100% मतलब बढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद रिपीट अंटिल स्पेस, जो स्पेस बार होता है, जब तक वो प्रेस न किया जाए तब तक ये चीज चलती रहेगी। तो इसमें इफ एल्स है, तो इफ है वो कहता है टचिंग एज, यानी अगर मान लीजिए मैस्कॉट एज को टच करता है या करती है, तो से टच्ड फॉर 1 सेकंड, मतलब ये चीज बोला जाएगा कि हमने टच किया। उसका टर्निंग होगी, साइज चेंज होगा। इफ ऑन एज बाउंस, मतलब अगर एज पे है तो बाउंस बैक हो जाएगा। ठीक, ये तब होगा जब एज को टच किया जाएगा। ये दोनों सवाल हैं इसमें। और अगर एज को टच नहीं किया है, यदि ये एज को टच नहीं किया गया है, तो क्या होगा, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम, अगला कॉस्ट्यूम बदल लिया जाएगा, और ये बोला जाएगा कि से फॉर 1 सेकंड। यानी कि इसमें दोनों सवाल हैं, इफ एल्स के दोनों सवाल हैं। तो अगर मान लीजिए मैस्कॉट यहां छूता है या छूती है, इफ एज टच किया, तो फाइनली क्या होगा, इन्होंने कहा कि हम ये एक मैसेज देंगे कि टच्ड, और फिर अपनी पोजीशन पे जहां भी इनको जाना हो जाएंगे, चले जाएंगे। और अगर एज पे है तो ये मूव बैक कर जाएंगे, वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर ये एज पे नहीं है, इफ नॉट टचिंग द एज, सवाल यही है, नॉट टचिंग द एज, तो क्या होगा, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम, अपना कॉस्ट्यूम भी बदल दिया जाएगा, कॉस्ट्यूम बदल दिया जाएगा, और ये कहेंगे से सेफ फॉर 1 सेकंड। इसका उत्तर क्या होना चाहिए, ये वाला, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम से सेफ फॉर 1 सेकंड। तो कॉस्ट्यूम चेंज हो जाएगा, तो कॉलर बॉक्स आएगा जिसमें एक मैसेज होगा सेफ 1 सेकंड के लिए। बिल्कुल यही सवाल है कि अगर ये जो क्वेश्चन हमने देखा, अगर ये एज को टच कर देंगे तो क्या होगा। जैसा अभी हमने देखा, एज को टच करेंगे तो क्या क्या होगा। सबसे पहले एक ये जो टच्ड है, ये आएगा, डिस्प्लेस द कॉलर बॉक्स सेइंग टच्ड, टच दिखा जाएगा।
उसके बाद एक टर्निंग होगी 30 डिग्री की, टर्न हो जाएंगे 30 डिग्री से। उसके बाद साइज जो होगा वो 20 पॉइंट बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और फाइनली है बाउंस बैक, अगर एज पे है तो बाउंस बैक हो जाएगा। ये सिचुएशन होगी। नेम द टैब एंड कैटेगरी ऑफ ब्लॉक्स दैट शुड बी सिलेक्टेड टू डू द फॉलोइंग। यूजर नेम, मतलब यूजर नेम मांगने के लिए, अगर कोई चीज मांगनी है, आस्क करनी है, तो उसके लिए जो स्क्रिप्ट टैब है उसका सेंसिंग कैटेगरी आपको उठानी पड़ेगी ब्लॉक्स की। अगर एक वेरिएबल आपको ऐड करना है तो क्या करेंगे, अगर कोई पॉइंट्स स्टोर करने हैं गेम के, तो डेटा कैटेगरी यूज करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? डेटा कैटेगरी। सेक्शन डी है ये पाइथन का। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड वेरिएबल नेम्स इन पाइथन। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो वेरिएबल नेम है वो हमेशा शुरुआत होनी चाहिए उसकी एक लेटर से या फिर अंडरस्कोर से, नंबर से शुरुआत नहीं कर सकते आप। तो ये तो यहीं पे फेल हो गया क्योंकि ये नंबर से शुरू हुआ है। अब अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, ये तो मैंने बता दिया आपको, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, यानी A to Z और 1 to 0 to 9, यही हो सकता है। और अंडरस्कोर, केवल अंडरस्कोर हो सकता है। अंडरस्कोर कैसे होता है? जैसे ये अंडरस्कोर है, राइट? तो इसका मतलब ये तो फेल हो गया, एम्परसेंड नहीं होता इसमें, ये फेल हो गया। वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव, यानी कैपिटल और स्मॉल दोनों बराबर होते हैं। और वेरिएबल नेम कोई भी रिजर्व वर्ड नहीं हो सकता, जैसे आपने कहा इफ, देन, ये सब इसके रिजर्व वर्ड है, उसको आप यूज नहीं कर सकते। तो इसमें ये फेल हो गया। बचा कौन सा? माई बुक अंडरस्कोर बुक और हेलो वर्ल्ड, तो ये दोनों वैलिड है, ये सही है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है। देखिए 2.7 का ये पाइथन वर्जन है, ये 3.x है। इसमें कहा गया प्रिंट टेस्ट मल्टीप्लाई या रेज कहें इसे 3 और प्रिंट 7 + 8। तो इसमें क्या होगा कि आप चाह रहे हैं कि टेस्ट 3 बार प्रिंट हो, प्रिंट 3 बार, 3 का मतलब होता है प्रिंट, मतलब होता है प्रिंटिंग होगी, कितने बार होगा? 3 बार। टेस्ट 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 3 बार प्रिंट हो जाएगा। अब प्रिंट 7 + 8, अब 7 को आपने कैरेक्टर बताया, 8 को आपने कैरेक्टर बताया, तो अब जब इनको जोड़ा, अगर हम 7 और 8 को जोड़ते तो आपको कितना आता? 15। लेकिन यहां हम कैरेक्टर मान के जोड़ रहे हैं, जो 7 का एस्की नंबर है, 8 का एस्की नंबर है, उस तरीके से यहाँ ये रिप्रेजेंट हो जाएगा, जैसे 7 आएगा यहाँ 8 आएगा, इस तरीके से। ये कोई एडिशन नहीं होगा, ये रिप्रेजेंटेशन है कैरेक्टर का। 7 जो है वो कैरेक्टर है जिसका एक एस्की नंबर होता है कंप्यूटर में। व्हाट विल बी द आउटपुट, नेक्स्ट जो सवाल है इसमें कहा गया है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड इफ द यूजर एंटर्स प्रिंसिपल अमाउंट 20,000 एंड टाइम इज 10 years। तो इसमें ये कहा गया है कि यदि पहले तो यूजर से कहा जाएगा कि अमाउंट एंटर करिए जो कि बताया जा रहा है कि 20,000 है, टाइम एंटर करिए कि जो कि बताया जा रहा है 10 साल है। और यहां पर कहा गया है यदि t greater than 10, इसका मतलब ये क्या चेक करेगा, जब आप 10 डालेंगे इसमें तो चेक करेगा 10 greater than 10, क्या 10 10 से बड़ा होता है? नहीं साहब, ये नहीं होता, 10 10 से बड़ा नहीं होता। तो अगर ये 10 t greater than 10, ये 10 t greater than 10 10 10 से बड़ा नहीं होता, तो इसका मतलब अगर ये 10 से बड़ा होता तो यहां जाते, ये 10 से बड़ा नहीं है, 10 10 से बड़ा नहीं है, तो ये यहां जाएगा, एल्स में जाएगा। और एल्स में क्या कंप्यूट होगा? ये कंप्यूट होगा pt × 15/100। p है 20,000, t है आपका 10 और 15 15, ये सेकंड कंडीशन इसमें आएगी बाय 100। 2000 × 15 हो गया 30,000, तो इसका उत्तर आएगा 30,000। ठीक है। राइट अ कोड दैट डिस्प्लेज द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो हम क्या करेंगे, x = 1 से शुरुआत करेंगे, सम हमारा 0 है, और जब तक, वाइल मतलब होता है जब तक x 1 से शुरू हो रहा है, जब तक x 10 से कम रहे, सम = सम प्लस x करेंगे और x = x + 1 करते रहेंगे जब तक ये कंडीशन बीट नहीं होगी। उसके बाद हम प्रिंट कर देंगे सम को। इसका मतलब ये हुआ कि x 1 है, तो वाइल x < 10, तो x 1 है तो सबसे पहले क्या होगा, वाइल 1 is < 10, 1 तो 10 से कम है, तो ये क्या हो जाएगा, सम बराबर सम प्लस x में क्या है 1, सम अभी 0 है, शुरुआत में 0, और सम इसमें अभी 0 ही है, तो सम में क्या साइन हो जाएगा, 0 + 1, तो सम में क्या आ जाएगा 1, तो सम हो गया 1, हो गया 1।
अब x इक्वल टू एक्स प्लस 1 कर दिया तो x बढ़ जाएगा आपका, x ही बढ़ जाएगा। तो अगली बार क्या होगा, वाइल x 1 से 2 हो चुका है, 2 लेस देन इक्वल टू 10, सम कितना हो चुका है 1, तो ये सम हो जाएगा सम प्लस एक्स, 1 प्लस ये कितना है 2, ओके। फिर 1 प्लस 2 हो गया तो सम में कितना आ गया 3, सम इक्वल्स 3, और इसके बाद सम इक्वल टू 3 और 3 मैं आपको बता देता हूं, बाकी आप समझ लेंगे खुद ही। ये 3 हो गया, अब ये x इक्वल टू एक्स प्लस 1 हो गया है, यहां पर करेंगे वाइल, ये 3 हो चुका है, x इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये वर्ड दोबारा चलेगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, 3 तो लेस है 10 से, अब सम हो चुका है 3, तो सम में क्या आएगा, सम बराबर 3 प्लस सम में तो 3 आ गया, 3 प्लस एक्स, एक्स कितना हो गया 3, ठीक है, 3 प्लस 3 तो हो गया 6, सम में आ गया 6, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, ये जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका उत्तर होगा। सबसे पहले क्या किया हमने, 1 के साथ 2 को ऐड किया, इसको सम में रख लिया, 1 के साथ पहले 0 को किया, एक्चुअली 0 को किया, फिर ये सम में रख लिया, फिर जो रिजल्ट आया 1 उसको हमने 2 के साथ ऐड किया, फिर सम में रख लिया 3, फिर 3 जो है उसको इसके साथ ऐड किया, फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसको सम में रख के फिर 4 के साथ ऐड करेंगे, करते चले जाएंगे, ये आप रिजल्ट फाइनल 10 ऐड करके, ये बेसिकली ये एक सवाल ये नहीं पूछा गया, सवाल ये है कि आप इसका कोड लिखिए। तो ये बात हुई इस क्वेश्चन पेपर की, प्रैक्टिस करिए, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।